नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कई बार कोई एक फैसला ऐसा होता है जो किसी भी राष्ट्र के लिए एक ऐसा रास्ता खोलता है जिसमें ये पता नहीं होता कि मंजिल किस ओर मिलेगी, यानी वो रास्ता अंधेरे की तरफ जा रहा है या फिर उससे रोशनी की उम्मीद होगी। जातीय जनगणना का फैसला कुछ उसी तरफ है। यूं तो जब बीजेपी ने पूरे दिन तक लगातार मीटिंगें की, प्रधानमंत्री की मुलाकातें हुई और जो पहलगाम में आतंकी हमला है, जो उसके जवाब में जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है, उस वक्त भारत की एक बड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है, तो तमाम लोग ये सोच रहे थे कि एक ये जो मुलाकातें हैं इनका रिश्ता उससे है। लेकिन बीजेपी ने पिछले कुछ समय से जैसे एक ट्रेंड बनाया हुआ है कि वो आपको चौंका देती है। तो इस फैसले ने भी लगभग उन तमाम लोगों को जो 4 बजे, यानी जो कैबिनेट के फैसले के बाद 4 बजे इस उम्मीद में बैठे थे कि पाकिस्तान पर हमले का समय और डिजाइन आम आदमी को बताया जाएगा। हालांकि इसको मैं पत्रकारिता की इस मौजूदा दशा के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये कोई दुनिया में कोई देश ऐसा होगा जो अपने हमले के डिज़ाइन और तारीख और समय अपने लोगों को पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस करे। तो वो सब तो नहीं होना था, लेकिन जब उन्होंने जातीय जनगणना की बात की तो इसने जैसे एक बहुत बड़ा भूचाल सा खड़ा कर दिया जो भारत की राजनीति में अभी महसूस नहीं किया जा रहा है। लोग अभी उसकी गहराई तक पहुंचने में, मुझे लगता है, थोड़ा एक सदमा सा जब आपको लगता है और आप समझ नहीं पाते, उस तरह की स्थिति में है पूरा देश। क्योंकि 90 के दशक में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के लागू होने के बाद जो इस देश में हुआ था, जिस तरह हिंसा और जातीय तनाव एक तरह से विकसित हुआ था, वो अभी भी लोगों के जहन पर तारी है और उसके बाद की पीढ़ी अभी उसका मतलब नहीं समझती है कि ये फैसला अगर लिया है उस बीजेपी ने जो इस फैसले के विरोध में रहती थी और जिसने लंबे समय तक ये कोशिश की कि जातीय जनगणना को शामिल ना किया जाए। और इसके जो हैरानियां हैं, मतलब मैं इस पूरे फैसले पर, चूंकि हम इसका अच्छा और बुरा क्या है इस पर तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन पहले राजनीतिक परिदृश्य को समझना ज़रूरी है कि जिस कांग्रेस ने लगातार इसका विरोध किया है, यानी मंडल का या जातियों के आधार पर वर्गीकरण का विरोध किया है, वही कांग्रेस इस पूरे चुनाव की अपनी जो जीत का श्रेय, यानी जो जीत का मतलब ये नहीं कि वो लोकसभा में बहुमत में आई हो, लेकिन जिस तरह से वो 53-54 पर चली गई, वहां से 99 तक का सफर तय करना उसका इसी मुद्दे पर था जब राहुल गांधी एक लाल रंग की किताब, जिसको संविधान वो बोलते रहे, और उसके बाद वो कहते रहे कि हम आरक्षण बदलवा के रहेंगे और पहले जातियों की संख्या गिनी जाएगी, ओबीसी की गिनी जाएगी। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड हमेशा से जातीय जो जातीय विभाजन है या जो इससे इस उम्मीद में सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है उसके खिलाफ में रहा। क्योंकि ये जो लंबा जो बंद हुआ था ये 1931 तक हुआ और 1941 में भी जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। सबसे पहली बार तो ये 1881 में हुई थी जब हिंदुस्तान में जनगणना शुरू की गई थी। तो उस जनगणना के वक्त उस समय इन जातियों को शामिल किया गया था और ये कितना मुश्किल काम था, चूंकि बातचीत तो और हो सकती है और उस समय जो जातियों की सतही समझ थी, तो इसीलिए उसमें मनमाने ढंग के गठित किए गए थे समूह थे। उसमें आप सोचिए, उसमें ब्राह्मण राजपूत बनिया तो थे ही, जो एनडब्ल्यूपी जो उस पर था एनडब्ल्यूपी प्रोविंस में, और हिंदुओं की अन्य जातियां अलग लिखी गई थी। इसी बीच सेंट्रल प्रोविंस में नौकर और मजदूर, भिक्षु और भक्त, इस तरह के समूहों को लिख दिया गया था। इस बंगाल के कुछ वर्गीकरणों में तो भिखारी, संगीतकार, रसोइया शामिल थे। और उस समय इन जातियों की शुरुआत की बात कर रहा हूं जब मैं, ये सबसे पहले 1881 में की गई थी और ये डब्ल्यू चिंचेले प्लेडन की उसमें अध्यक्षता में थी। और उनका कहना क्या था, उन्होंने इस पूरी जाति व्यवस्था के सवाल को भ्रामक करार दिया और कहा, ये उम्मीद जताई थी कि किसी अन्य
सामान्य अवसर पर जनसंख्या की जातियों और जनजातियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने ही उनकी बात नहीं मानी थी, तो हम क्यों माने। 1831 के बाद, फिर 1881 के बाद 91 में, फिर 2000, 1901, इस तरह से होते होते जनसंख्या जो है 1931 तक अनाउंस की गई थी। इसीलिए जब मंडल कमीशन बना या तमाम चीज़ें बनी तो उन्होंने उन्हीं आंकड़ों का सहारा लेके ओबीसी की जनसंख्या 52% की थी। 1990 में जब ये हुआ पहली बार, जब इसको लागू किया गया मंडल कमीशन की रिपोर्ट को, जिसको बहुत लंबे समय से पेंडिंग था, और कहते हैं कि जब उसमें मंडल जो इसमें बीपी मंडल जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की थी, तो वो लगातार इसको देना चाह रहे थे रिपोर्ट बनाने के बाद, क्योंकि उनको दे दिया गया था। और जब वो वहाँ होम मिनिस्ट्री में इसको जमा करके वापस निकले तो उनसे किसी ने पूछा ये क्या किया, तो उन्होंने कहा कि मैं उसको फाइल दाखिल दफ्तर कराया हूँ, यानी उसको ख़त्म कराया हूँ, अब वो फाइलों में रह जाएगा। लेकिन देश की राजनीति और राजनेताओं का जो दांव पेच है वो इस तरह होता है कि जो जनता दल की सरकार है, डिवीज़न होता है, देवीलाल का दबाव दिखता है, और रामविलास पासवान और शरद यादव ये कोशिश करते हैं कि वीपी सिंह पर ये दबाव होता है, और आखिर में मंडल कमीशन लागू हो जाता है। वो रिपोर्ट जब लागू होती है, इस देश में काफ़ी जातीय तनाव होता है। उस समय का जातीय तनाव वो बिल्कुल अलग तनाव था, और उसके बाद राजनीति पूरी बदल जाती है। इस देश की राजनीति एक अलग दिशा की तरफ बढ़ती है, और फिर इस देश में जो कांग्रेस पार्टी से निकली हुई पार्टियां थी वो आती हैं। हालांकि मैं एक बात ज़रूर यहाँ बताना चाहूँगा कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो रही या कोर्ट बहस हो रही थी सदन में, उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था इसका विरोध करते हुए कि कांग्रेस ने तो 1980 में जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर का नारा दिया था, और जातीय जो विद्वेष से बचाना और इन तमाम चीज़ों को बचाने के लिए इसकी जनगणना नहीं होनी चाहिए थी। बीजेपी लगातार, हालांकि बीजेपी पर यह लगातार शुरू से आरोप लगता रहा कि वो ब्राह्मण बड़ियों की पार्टी है, प्रकाश की पार्टी है, और लगातार उसकी ये एक तरह से उसकी चुनावी कमजोरी भी साबित होती रही थी। लेकिन इसी मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के खिलाफ जब अटल बिहारी जो आडवाणी निकले रथ यात्रा पर, जिसको कमंडल यात्रा कहा गया, तो मंडल कमंडल की लड़ाई ने इस देश का एक बहुत युवा नौजवानों को एक दूसरे से भटकाया और जातीय तनाव, लेकिन 27% उसको दे दिया गया आरक्षण। उससे पहले 15% एससी और 7.5% एसटी को था। तो कुल मिला के ये हुआ। उसके बाद फिर 10% 2019 में जो सामान्य जातियां हैं, सवर्ण जातियां जिनको कहा गया, उनके आर्थिक आधार पर उसको दिया गया। हालांकि ये भी आरक्षण की भी एक कहानी है, मतलब ये देश इस तरह से विषमताओं में है। चूंकि मैं जो बार बार बोल रहा हूँ, ये देश इसलिए विषमताओं में रहता है कि जिस आरक्षण को महज 10 साल में ख़त्म हो जाना था, वो आरक्षण इस देश की पूरी राजनीति का आधारभूत बन गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये रास्ता किधर जाएगा नहीं मालूम, हम चल पड़े हैं, क्योंकि हमको फैसले लेने हैं। दबाव इस तरह के हैं, क्योंकि जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो मंडल कमीशन के बाद निकले हुए लोग हैं, जिन्होंने अलग अलग स्थानीय पार्टियां बनाई। आपको याद होगा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी और अपना दल, जनता दल, ये अलग अलग फैक्शन, ये सब जातियों पे आधारित ग्रुप बन गए थे। इसीलिए जिन लोगों को ये लगता है कि उन्होंने ये बहुत बड़ी जीत हासिल की, मैं इसके दोनों पक्ष विपक्ष बता रहा हूं, क्योंकि अभी तक किसी से भी आप साफ नहीं सुन पा रहे हैं। बीजेपी जो इसको कर नहीं रही थी, वो बड़े तनाव में आके कर रही है, और अब कह रही है हमने कर दिया है, और कांग्रेस करना नहीं चाहती थी। कांग्रेस जो इसके विरोध में थी, वो इसके लिए लड़ रही है। और इसके अलावा जिस कांग्रेस ने, जब ये 2010 में किया गया था एक सर्वे, उसमें जातियों की गणना थी, उसको नहीं बताया, उसको कहा कि इसमें जटिल संरचनात्मक भूलें हैं, ये कहा गया। उसमें जातियों की संख्या जो 1931 में 4000 कुछ थी, उनको बढ़ा के 46 लाख तक पहुंच गई। ये अलग अलग जातियों उपजातियों का संजाल इतना बड़ा हो गया था कि कोर्ट में भी मना किया गया, और बाद में जब बीजेपी सरकार आई तो उसने भी कोर्ट में उसको नहीं पेश किया। 2021 में जनगणना होनी थी, उस वक्त भी ये कोशिश की गई। जो ओबीसी राजनीति करने वाले दल हैं, उन्होंने, चूंकि
इस देश में राजनीति का हवाला इतना बड़ा हो गया कि देश कहीं ना कहीं पीछे कहीं दिखता है, राजनीति आपको आगे दिखती है। वो तमाम लोग अभी भी हम देख रहे हैं कि वो इस बात पर कतई उनको चाहे वो किसी भी हमले के वक्त देखिए, जो दल ये जो मांग कर रहे हैं वो जातीय राजनीति पर आधारित दल है। उनको सीधे तौर पर जाति का फायदा मिलता है, एक जाति के इर्द गिर्द वो बुनते हैं, क्योंकि जो ओबीसी का क्लाउट है, जो ओबीसी की बात है, वो तो 90 के दशक में ही खत्म हो चुकी थी। जो 90 की राजनीति आई और उसमें आपने जिनको उभारा, आप लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और इधर रामविलास पासवान, शरद यादव, इस तरह से एक वो निकले। तो ये बड़ी हैरानी होगी। अभी तो खैर जब हम लोग कहते हैं कि रोटी के लिए लड़ाई होती है तो इकट्ठी होती है, जब रोटी हाथ में आती है तो कौन बांटेगा, किसको उस रोटी का ज्यादा हिस्सा मिलेगा, वो लड़ाई शुरू होती है। तो वो लड़ाई ऐसा नहीं कि नहीं होगी, क्योंकि जिस मंडल कमीशन ने पूरे देश की राजनीति बदल दी थी, कमंडल को हिला के रख दिया था, उसी में से अपना दल का मेरावादी, ये तमाम लोग वहीं से बने। और जिसने जिसने मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए श्री राम, इस नारे के साथ पूरे उस समय बदलाव की एक राजनीति को रोक दिया था। तो उस समय जो चल गया था फिर हर राज्य की हम इतना आरक्षण देंगे, हम इतना देंगे, खैर उस पर सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की एक बेंच 1992 का जो फैसला था, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें रोक लगाई गई थी। यानी एक फाइनल जो लाइन तैयार की गई थी वो 50% थी। लेकिन अब सवाल है, जो खुशी के मारे जब राहुल गांधी वापस लौटे रायबरेली से और उन्होंने ये दावा किया कि हमने कहा था हम करा के मानेंगे, तो करा के माने, यस आपने करा के माना, लेकिन वो उससे आगे बढ़ गए हैं। अब उन्होंने कहा है कि अब ये जो सीमा है, यानी जो आरक्षण की सीमा है, उसको 50% से आगे बढ़ाया जाएगा। और यहीं से वो लाइन शुरू होती है जब आप खतरे की तरफ बढ़ते हैं, जब आप रेड लाइन पार करते हैं। चूंकि आपको आरक्षण में अभी तक क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का डिसीजन नहीं, आप उस पर लड़ने लगते हैं। जब प्रमोशन में होता है, सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देता है, उसके खिलाफ पूरे देश में माहौल तैयार होता है। आपको याद होगा मध्य प्रदेश से लेके बिहार तक अलग अलग जगह किस तरह से तनाव क्रिएट हुए थे। उस वक्त किसी भी राजनेता ने सामने आके बोलने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि सब फायदा उठा रहे हैं और राष्ट्र कहीं पीछे की तरफ जाता दिखता था उस वक्त। अब बहुत सारे लोग, हमारे दोस्त, ये कह सकते हैं कि इससे फायदा भी तो है, इससे फायदा ये होगा कि उनकी योजनाओं का फायदा है। फायदा तब है जब आरक्षण का लाभ समुचित तौर पर दिया जाए, जो संभव नहीं। अनुपातिक जो आरक्षण लागू करना बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि इस लाइन को आप आगे ले जा सकते हैं। भाई आपने अभी जो शुरू किया है कि हम आरक्षण में ओबीसी, आप अभी ओबीसी आप गा रहे हैं। ओबीसी के अंदर की जातियां अलग होंगी। अगर यादव 2-3 राज्यों में मुख्यमंत्री बन सकते हैं, यादव उसका फायदा उठा सकते हैं। जो मैक्सिमम जिनको राजनीतिक तौर पर सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, वो पार्टी मध्य प्रदेश और अगर यूपी में और वहाँ दिखाई देती है, यूपी में और बिहार में, जहाँ सबसे ज़्यादा जातिवाद की लड़ाई लड़ी जाती है, तो वो यादव थे और उन्हीं को वो लीड कर रहे हैं। लेकिन अब उससे कितना फायदा हुआ होगा, इसको इस तरह देखिए कि 1996 या 89 के बाद से बिहार में कोई अगड़ा मुख्यमंत्री नहीं बनता है, कोई अगड़ा मुख्यमंत्री है ही नहीं। तो जब सवर्ण नहीं है और वही पिछड़े हैं, तो वो किस तरह के अन्याय की और ये तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं। चूंकि इसमें जो जातीय आधार है, जातीय आधार में उन्होंने एक मुस्लिम तुष्टीकरण को जोड़ा हुआ है। इसलिए आप देखेंगे कि इस जातीय ऐसा नहीं है कि पिछड़ों की एक बड़ी संख्या इसका विरोध नहीं करती है, वो भी जानती है कि ये तुष्टीकरण की नीति किस तरह से उखाड़ के रख देगी। और अगर अब जब देश इतने बड़े खतरों में और पूरी दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, उस वक्त ये जातीय तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि अनुपातिक तो होने से रहा नहीं। क्योंकि जब 1931 हुआ तो उसमें 4137 जातियां थी और उसके बाद अब वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई जातियां, उपजातियां। और उस वक्त भी जो अभी प्रॉब्लम आएंगी पता नहीं। अब ये हो सकता है कि आरक्षण लेने के लिए बहुत सारी जातियां अपने आप को ओबीसी में लिखाने लगी, लेकिन
उस वक्त कुछ और माहौल था। उसमें जब उसमें किया गया था, मुझे लगता है कि उसमें अलग अलग जातीय ग्रुप ने अलग अलग लिखवाया। यानी परेशानी ये थी कि जो अभी 2011 की सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना, जिसको SECC कहा गया, उसमें 46,70,000 से ज्यादा जातियों उपजातियों की पहचान की गई थी और 8.2 यानी 8,20,00,000 गलतियां स्वीकार की गई थी। एक तो अभी हाल का था जब बिहार जनगणना में 2022 की जाति सूची में हिजड़ा और किन्नर को श्रेणियों में शामिल करने को लेकर विवाद हुआ। खैर, जो डाटा होगा वो किस तरह का होगा, क्योंकि 1921 और 1931 की जनगणनाओं के बीच में जाति के दावों में भी बदलाव आया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए मैं चूंकि बात कर रहा हूं कि इस पर कोई बोलते हुए लोगों को लग रहा है कि शायद जैसे इस पर बोलना अभी क्लियर नहीं हो रहा है उनको कि किस तरफ माना जाएगा। तो मुझे लगता है कि 1931 में कुछ उच्च जातियों ने अपने आप को 1931 में जो वर्ण व्यवस्था में निचले पायदान में दिखी, उन्होंने फिर अगले में 1931 में खुद को उच्च श्रेणियों में संबंधित बताया। इसके बारे में अगर हम लोग उदाहरण भी देते हैं तो एक सुनार जाति थी, वो विभिन्न 1921 में क्षत्रिय और राजपूतों में शामिल, 1931 में वो ब्राह्मण और वैश्य में चली गई। इसी तरह से सूत्रधार थी जो 1921 में वैश्य में थी और 1931 में ब्राह्मण में हो गई। इसी तरह से एक रावणी करके थे जो वैश्य से क्षत्रियों में 1921 से 1931 हुआ। तो यानी जो बड़ा चेंज आ रहा था वो उस समय मुझे लगता है कि सामाजिक जो अंतर थे उनकी वजह से आ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि जातिवाद कोई बिल्कुल खत्म हो गया हो या हम नहीं, ये सब अगड़ी जातियां दूसरी तमाम जातियों के बीच का आपसी संघर्ष भी उन्होंने गांव के अंदर जो प्रॉब्लम्स भी हैं अलग अलग जगह वो पर दिखाई दिए हैं। जैसे अभी भी आप इस तरह की खबरें सुनते हैं कि दलित दूल्हे को घोड़े पे नहीं जाने दिया गया, या उनको कहीं जब वो बारात निकाल रहे थे तो मारपीट हुई या वो हुआ। लेकिन अब ये बहुत रेयर खबरों में आने लगा क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग जो लॉज है वो उनके लिए बने। लेकिन जो जाति खत्म हो रही थी, जो युवाओं के बीच में से एक नए किस्म की राजनीति आ रही थी या एक नए किस्म का विजन आ रहा था, जो जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं उनमें से ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी हाईवे पर कभी गए ना हो। लाखों किलोमीटर के हाईवे इस देश में हैं। अब उन सब पर लाखों की संख्या में ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, चाय की दुकानें हैं और सारी दुकानें हैं, होटल्स हैं, है ना आप। लेकिन क्या आपने आज तक कभी खाना देने वाले से पूछा कि वो किस जाति का है? माफ़ कीजिएगा, ये हिलता है। तो वो कभी नहीं बता रहे कि वो किस जाति के हैं, ना वहाँ कोई पूछ रहा है। सब लोग जाते हैं, अपना खाना खाते हैं और निकल आते हैं। ना वहाँ बैठते हुए आदमी पूछता है कि जो बराबर में बैठा है वह कौन है। तो ये एक ख़त्म भी होती हुई उसके अंदर अब ये कई सारी चीज़ें उसमें कहा जा रहा है कि क्या जातीय तनाव हो सकते हैं, क्योंकि तनाव की गुंजाइश तो सीधे तौर पर है, उसमें तो कोई नहीं है। क्योंकि जब आप सबसे पहले आरक्षण की सीमा पार करेंगे तो आप उस समय क्या इस बात को कंक्रीटली करेंगे कि जो क्रीमी लेयर है, जो एक बार फ़ायदा ले चुके, वो पीछे जब तक आखिरी को ना मिल जाए तब तक ना ले? ऐसा तो कुछ होना नहीं, क्योंकि जैसे ही कोर्ट ने प्रमोशन में किया था तो आपने देखा था वो हंगामा। तब क्या होगा? तब ये होगा कि साहब जो 50% का कैप है वो हटा दीजिए। जब 50% का कैप होगा तो हर जाति अपने हिस्से से मांगेगी, यानी जिस जाति की संख्या ज्यादा है उसके हाथ ज्यादा आएगा और फिर वही होगा कि फिर जो पीछे रह जाएगी उसको फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर वही होगा। यानी एक देश की समग्र दृष्टि की जो बात आप कर रहे हैं वो तो संभव नहीं होगा इससे, क्योंकि अनुपातिक आरक्षण प्रणाली कभी भी नहीं दे पाएगी उस समाज को एक वो। क्योंकि उसके बाद ये होगा कि आप हर चीज़ में रिजर्वेशन है, तो फिर मुझे लगता है कि तेजस्वी इस तरह का बयान अभी दे भी रहे थे कि उसके बाद हम लोग जो जनसंख्या होगी उसके आधार पर, पिछड़ों की जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण होगा, परिसीमन होगा। ये एक अलग कहानी बनेगी। उसके बाद हालांकि मुझे इसमें इसलिए कि ये भी कहा गया कि फिर जातीय आधार पर टिकट बटेंगे, तो मुझे लगता है आज भी जातीय आधार पर ही टिकट दिए जाते हैं और जो जाति आधारित दल हैं वो अपनी जाति के साथ किस जाति को जोड़ सकते हैं, क्योंकि जातियों के नेता अब नए पोप के तौर पर उभर के आ गए हैं। वो चाहे किसी भी जाति का हो, मैं उसमें अगड़ी पिछड़ी किसी को शामिल नहीं करता हूँ, लेकिन वो सब इसमें शामिल है। देखिए
जिस तरह से ये आया है फैसला, वो बीजेपी की एक राजनीतिक मजबूरी को जाहिर करता है। मजबूरी में लिया गया फैसला, लेकिन 1861-63 में जब वॉर के वक्त गेटिसबर्ग में एक जो बड़ी अच्छी अब्राहम लिंकन ने जब स्पीच दी थी, उन्होंने राज्यों के बीच में ये तय किया था कि आखिर देश होगा क्या। साउथर्न एंड नॉर्दर्न स्टेट में जब वॉर हुआ, सिविल वॉर हुआ, उस वक्त बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई थी, क्योंकि वो एक अमेरिका बनाना चाह रहे थे। लेकिन अब अगर हिंदुस्तान में इस तरह की बात होगी तो कोई अमेरिका नहीं बनाएगा, कोई अमेरिका बनाने वाली वार नहीं, कोई सिद्धांतों पे लड़ने वाली वॉर नहीं होगी। ये जातियों की अपनी अपनी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए की जा रही। और जब आप देश से ऊपर उस सब पर जाते हैं तो फिर आपके लिए सीमाएं नहीं होती। जब आप कोई चीज़ मर्यादाओं का अतिक्रमण होता है तो कहा जाता है कि वो फिर रुकती नहीं है। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी जो लड़ाई है कि आप प्राइवेट संस्थानों में भी कीजिए, जबकि एजुकेशंस को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, आप प्राइवेट स्कूलों में भी दीजिए। तो ये क्या मतलब, सिर्फ जितनी जितनी जातियां हैं उतने ही संख्या की नौकरी मिलेगी? फिर तो ये तय हो जाए, कल को ये भी मांग हो सकती है, फिर आप इनको हिस्सा अलग कर दो। चूँकि ये राजनेता जो वोटों के लिए कुछ भी करते हैं, तब वो ये भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे सवाल आएंगे जो मुझे लगता है कि इस देश को एड्रेस करने होंगे। इसीलिए मैंने कहा कि कई बार कोई फैसला ऐसा होता है कि वो ये बता नहीं पाता है कि ये देश को किस रास्ते पे लेके चलेगा। ये मजबूरी हो सकती है कि हम ऐसा करें। और कई सारी चीज़ें अगर जातीय गणना की होंगी तो 3 राज्यों ने कराई है, जिसमें सिद्धारामैया, कर्नाटक, तेलंगाना जो कांग्रेस में वो भी आधारित है, वो भी नहीं बता पाए। इसके अलावा बिहार ने किया है। बिहार में वो आबादी लगभग पिछड़ी अति पिछड़ी मिला के 63% हुई। तो सवाल ये होगा कि लीडरशिप अभी भी फिर एक बड़ी जाति के पास रह जाएगी, फिर छोटी जातियां उसी तरह होंगी। मतलब कि एक समावेशी विकास के लिए कोई जाति किसी दूसरी जाति पर विश्वास नहीं करेगी, वो नहीं चाहेगी। और इसके लिए चूंकि उसको जीत हासिल करनी, उसको अपने हक में हासिल करना, तो वो तुष्टीकरण या दूसरे तमाम जातियों के साथ ऐसे ऐसे समझौते कर सकती हैं जिसका कि देश के इंटरेस्ट से कोई लेना देना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे एकदम बदलाव आएगा, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ ये भी मानता हूँ कि जातियाँ जैसे जिसके पास ज़्यादा बड़ी हिस्सेदारी होगी जाति की, वो ज़्यादा टिकट मांगेगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जहाँ जो है उन सब की गणना हुई है, मोटे तौर पे हुई है, तो बाकी सब उसके अगेंस्ट में इकट्ठे होंगे। तो ये कोई सोचे कि कोई इससे ये हो जाएगा, मुझे लगता है वो आसान भी नहीं है। लेकिन ये तो दिख रहा है, एमिनेंट है कि तनाव बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लोग इसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी, ये सब करेंगे। जातीय जनगणना के पक्ष में जो सबसे बड़ा तर्क है वो ये है कि SC और ST का तो आंकड़ा जारी होता है 51 से, लेकिन OBC और दूसरी जातियों के आंकड़े नहीं होते। इससे उनकी सही आबादी का पता नहीं हो रहा, और सही आबादी का पता हो जाएगा तो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाने में आसानी होगी। ऐसा नहीं है कि अभी जो कमज़ोर हैं, जो लोग हैं, पिछड़े हैं, उनके लिए योजनाएं नहीं बन रही हैं। उससे कैसे होगा ये तो देखा जाएगा। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, ये कोई आसान काम नहीं है कि खुद को OBC बताने, हर आदमी खुद को OBC बताने की कोशिश करेगा इसमें, चूँकि उसको आरक्षण का बेनिफिट मिलता है और वो बचता है, तो फिर वो बहुत ही परेशानी की बात होगी। वो फिर किसी और नए जातीय समूहों को देगा। मैं तो बल्कि जाति के गलत वर्गीकरण का भी समस्या, समान ध्वनि वाली जातियाँ, वो तब राजस्थान में धनक, धनकिया और धानुक जैसे उपनामों को SC के रूप में वर्गीकृत किया गया, जबकि धनका को ST में ले लिया गया। जैसे बंगाल में एक सेन जो है उच्च जातियों को वो करता है, उच्च जाति से जुड़ता है, उसके अनजाने में उसके, जबकि सेन बीजेपी की मतलब OBC के नई समुदाय से भी जुड़ा हुआ है एक सेन। तो अलग अलग है। और मुझे लगता है कि जो आरक्षण के अनुपातिक प्रतिनिधित्व पे कहा जाता है, उसमें एक थोड़ा प्रॉब्लम भी है। ये व्यावहारिक और प्रतिगामी दोनों हैं, क्योंकि आरक्षित श्रेणी के कोटे के आधार पर पदों को जो निर्धारित किया जाता है अभी, वो सीधा है। आरक्षित पदों को आरक्षित श्रेणी के आवंटित आरक्षण के प्रतिशत से 100 को विभाजित करके मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए OBC के लिए आरक्षण 27% है,
इसमें इसलिए रिक्तियों में हर चौथा पद जो है ओबीसी उम्मीदवार को मिलेगा 100/27 37.4 तक। इसी तरह से एससी उम्मीदवार को 7वां मिलेगा और उस तरह से एसटी उम्मीदवार को 14वां मिलेगा और एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10वां मिलेगा। अब अलग अलग जातियों पे अगर इसको लागू किया गया, चूंकि अब जातियों की संख्या अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि हम रोटी लेने तक तो एक है लेकिन रोटी बांटेंगे कैसे, इस पर तो एक नहीं होंगे। भारत की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है और हम 6,000 के करीब जातियां मान लेते हैं, तो औसत जो है लगभग 2,30,000 का होगा। और ये कहा जा रहा है कि एक काल्पनिक जाति है जिसकी संख्या सिर्फ 10,000 है, यानी 0.007% की आबादी है, वो निचले पायदान पर है। और अगर एक आरक्षित पद प्राप्त करने के लिए कम से कम 1,40,845 पदों के लिए आवेदन देना होगा, तब जाके उसको एक हिस्सा उसका मिल पाएगा, मतलब उसको अनुपात में आएगा। अगर हम यूपीएससी के लिए 1,000 विज्ञापन देते हैं तो उस जाति के एक पद को प्राप्त करने के लिए 141 साल लगेंगे। और फिर जो बाकी सब लोग होंगे और जो कहा जाता है मेरिटोक्रेसी, उन सब का क्या होगा? बहुत सारे सवाल हैं। राजनीति भी बदलेगी, क्योंकि जो ज़्यादा हैं वो कोशिश करेंगे। हालांकि मैंने कहा कि एक क्षेत्र में हमेशा ये तो नहीं होता है कि जो एक क्षेत्र में जाती है वो तो पहले से हिसाब लगा के दिए जाते हैं, यहाँ यादव इतने हैं, यहाँ बढ़िया इतने हैं, यहाँ वो सब इतने हैं, तो वो तो रहता है। पहलगाम के बीच में मैंने इस पर इसलिए किया क्योंकि ये एक ऐसा अंदेशा है, ये ऐसा अंदेशा है कि जिसमें मुझे लगता है कि फिसलन भरी रहा है। लोग अभी बहुत धीमे से बोल रहे हैं। वो किसी ने इसको कहा कि ये बीजेपी की सर्जिकल स्ट्राइक है, किसी ने कहा विपक्षियों को जीत मिल गई है, किसी ने कुछ कहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सेल्फ गोल की तरह है। क्योंकि 41 के बाद क्यों नहीं किया गया था ये भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि देश धार्मिक आधार पर बटा था और ये कोशिश की गई थी कि कहीं ऐसा ना हो सामाजिक संरचना में भी विरोधाभास पैदा हो, उनमें भी दूरियां पैदा हों, इसीलिए 1951 में ये कोशिश की गई थी। अब ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस को इस बात के लिए फिर पश्चाताप करना चाहिए कि जब तक राहुल गांधी राजनीति में नहीं आए थे तब तक कांग्रेस ने पिछड़ों के, दलितों के साथ अन्याय किया। उसकी लीडरशिप ये पहचान नहीं पाई, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू से नरसिम्हा राव तक किसी ने इस पर कोई भी समर्थन में कभी राजनीति नहीं की है। उसी तरह से हम ये देखें कि क्या उसके बाद ये तय होगा कि इनकी चूंकि इतनी जाति है तो इनके इतने ही लोग पढ़ पाएंगे। मान लीजिए 13% है और कहीं है तो इनको वही 13 लोग इनके छांट लीजिए, बाकी को कुछ नहीं मिलेगा। ये इस तरह तक जा सकता है। मतलब मैं इसको ये कह रहा हूँ कि ये इस तरह जाएगा। और चूँकि कांग्रेस ने तो 2010 में सामाजिक, आर्थिक और जो जाति जनगणना की घोषणा की थी, उस समय भी गृह मंत्रालय ने इसका विरोध किया था कि किसी भी जाति की गिनती से सामान्य जनगणना की क्वालिटी पर असर पड़ेगा। और उस समय प्रणब मुखर्जी जो है वित्त मंत्री थे, उनके उसमें एक मंत्रियों का समूह बनाया गया था जिससे कई बैठकों और पार्टियों की चर्चा के बाद जनगणना कराने का फैसला लिया था, लेकिन कभी जानकारी शेयर नहीं की गई। ये 4,900 करोड़ रुपए में सर्वे हुआ था जो 2016 में हुए थे। लेकिन मैं एक बात अब फिर वापस जाता हूँ ये कहते हुए कि क्या अभी जिस तरह से यादव जाति है, जैसे जाट हैं जो कहीं कहीं ओबीसी में है, वो अभी जब इस तरह की लिस्ट आई, जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तो उसमें कहा गया जितने जो पीसीएस में सिलेक्शंस हुए, जो पुलिस में भर्ती में हुए, उसमें उनकी जाति के सबसे ज़्यादा लोग हुए। ये डाटा भी आए, ये सब पास भी हुए। उसमें एक केस भी हुआ था, आपको मालूम होगा, भर्ती के लिए भर्ती घोटाला कहा गया। तो क्या दूसरी जातियां फिर इस पर नहीं करेंगी? क्या ओबीसी ये इस बात के लिए तैयार होंगे सारी जातियां कि एक ही जाति को नेतृत्व दे दिया जाएगा? तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे ये कहना है कि ये बहुत ही एक फिसलन भरा रास्ता है। और उम्मीद तो है कि हम लोग इसकी पॉजिटिव स्पिरिट को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। जो सबसे निचले स्तर पर हैं उन जातियों के लोग, उनको लाके उस मौजूदा
पर इसी मन में रखेंगे, क्योंकि ये इस समय इस पूरे देश के लिए बहुत खतरने का वक्त है। चाहे आप अभी देखें उत्तर भारत का, उत्तर दक्षिण भारत का विवाद किया जा रहा है, भाषाई विवाद किया जा रहा है, उसके बाद विदेशी हमलावर आपके पास हैं, फिर इस तरह की भीड़ है कि जो आतंकी पैदा ही करते रहते हैं। आप लगातार देखते होंगे कि अभी तो चलिए आप ये बीजेपी सरकार आ गई, उससे पहले कांग्रेस की सरकार के वक्त तो कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं था कि उनको आतंक की ज़रूरत पड़े। 96 में अगर बाबरी मस्जिद से पहले के आतंक क्यों था। तो इस तरह के सारे इश्यूज़ आपके पास हैं। ये एक बड़ा कारण मुझे लगता है कि जो कहा जाता है कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान के एक होने से भी डरती है। उसको मालूम है कि यदि 140 करोड़ की आबादी एक तरह से सोचेगी या हिंदू आबादी 110 करोड़ 20 करोड़ की एक तरह से व्यवहार करेगी, तो वो दुनिया में किसी भी ग्रुप से बहुत बड़ी चीज़ होगी। अगर चाइना को छोड़ देते हैं तो बाकी कोई भी दुनिया का देश इतनी बड़ी एकजुटता का मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए तमाम राजनीतिक दलों के, तमाम लोग पीडीए के, और ये जो है बड़ी हैरानी की बात तो मुझे और भी है कहनी है, लेकिन मुझे लगता है आज के लिए इतना ही, चूँकि हम पहलगाम पर फिर बातचीत करेंगे। पहलगाम एक लंबा जो इशू है उस पर भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन ये स्ट्राइक भारत पर हुई है या किस तरह से हुई है, इसको ऐतिहासिक बताया है। मैं चाहे तो तिल्ली फेंक दी खेल खेल में मिट्टी के तेल में, इस तरह की चीज़ जो है ये मुझे लगता है कि कहीं हमने ऐसा तो नहीं कर दिया कि एक ऐसे इशू को, चूँकि लोग जाति आधार पर अब बंटने की बातें कर रहे हैं, युवाओं को उससे दूर जाना था, अब हम युवाओं को उसका टॉर्च बीरर बना देंगे, हम उसको वो बता देंगे। लालू ने कहा है कि संघियों को हम अपने एजेंडे पर नचाते रहेंगे। ये मुझे सबसे बढ़िया लगा कि जो आदमी भ्रष्टाचार में जेल में रह के आया, जिसको चुनाव लड़ने पर रोक है और जो जनता के खजाने का पैसा खाया हो, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है संघियों को हम नचा रहे हैं, लेकिन वो सत्ता में लगातार है, वहाँ कोई अपर कास्ट नहीं आया। उसका विकास आपको, ये नहीं कि किसी जाति पर कोई आक्षेप मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जातियों पर आधारित कोई भी सत्ता अगर वो लोगों की प्रतिभाओं से अलग होती है तो वो स्थायी नहीं रहती। मुझे लगता है भारत को इस पर बहुत सोचने की ज़रूरत है, और ये मुझे लगता है कि बहुत ही एक अनजाने भविष्य में छिपा हुआ इसका जवाब है कि क्या ये बेहतर हुआ या क्या वो ये ख़राब हुआ। आज के लिए तो मैं इतना ही, लेकिन आप सबको धन्यवाद भी दूंगा कि आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, आप लोग आ भी रहे हैं, लेकिन ये बढ़ना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक तो कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि इसकी रीच बढ़े। आज के लिए इतना ही, फिर दूसरे पर मिलते हैं। नमस्कार।